हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक पे स्वागत है। और जो हम नई वीडियो लेकर आए हैं वो नई वीडियो हमारी ज्योग्राफी से संबंधित रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिफाइन करके आपको बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं और उसकी परतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं पर। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल रहने वाली है। तो आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जिसमें बोला गया है हमें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में है और इन सभी परतों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे भूगर्भ से मिलती है, उनका टेम्परेचर कैसा है, ऊपर नीचे टेम्परेचर विभिन्न परतों में कैसा पाया जाता है, उनका घनत्व कैसा है, दबाव कैसा है, ज्वालामुखी से पता चलता है हमें। और ज्वालामुखी क्रियाओं से, भूकंपीय तरंगों से और उल्काओं से मिले परमाणुओं से हमें, और विभिन्न रासायनिक और यांत्रिक परिवर्तनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इन्हीं परमाणुओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में विभिन्न मत दिए गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के अपने मतों को क्या किया? प्रकट किया है। तो हम देख लेते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। अब वे दो भाग कौन से हैं? एक तो प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट हमें दिखाई देता है, और एक हमारे पास में इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष में कौन कौन आते हैं? जैसे शैल हो गया, ज्वालामुखी हो गया। और जो इनडायरेक्ट सोर्स है उसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं? जैसे टेम्परेचर, घनत्व, दबाव, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय तरंगे। और इनके साथ साथ में क्या देख सकते हैं हम? जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है ना, हमारे पास में जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी और ये अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत उसमें दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से शैल, ज्वालामुखी और जो भूकंपीय तरंगे हैं किस प्रकार से हमारे पास में रहने वाले हैं। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कौन कौन किस किस को ऐड किया जाता है? जैसे शैल, ज्वालामुखी। अप्रत्यक्ष सोर्स में कौन आ जाता है हमारे पास में? तापमान, घनत्व, दबाव, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय तरंगे। और तीसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा? पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी हम सोर्स को क्या करते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से संबंधित स्रोत। अभी तो हमने पढ़ा कि हमारे पास में क्या एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट सोर्स है। तो उसमें हमने क्या देखा था? घनत्व के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ बोला गया कि जहाँ संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है। और वहीं क्रस्ट यानी जो ऊपर वाली परत है उसका जो घनत्व है वो क्या है? हमारे पास में 3 से भी कम है। तो इससे पता चलता है कि जितना घनत्व ज़्यादा होता जाएगा तो उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि जो परत जिसका घनत्व ज़्यादा है वो उतने ही भारी मेटल्स, उतनी ही भारी मतलब धातु से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये क्या बोला गया इसके अंदर कि क्रस्ट जो है हमारे पास में, जो भूपृष्ठ है यानी ऊपर वाली परत है, जो उसका घनत्व है वो 3 से भी कम है। तो इससे ये पता चलता है कि भूपृष्ठ की जो संरचना हुई है ना, जिससे वो बनी है, तो वो किससे बनी है? हल्की और भूगर्भ की संरचना भारी चट्टानों से हुई है। तो यानी जो भूपृष्ठ में पाई जाती है वो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? हल्की पाई जाएगी। और जो गर्भ में यानी कोर के अंदर जो पाई जाएगी वो भारी चट्टान पाई जाएगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर यानी दबाव। भूपृष्ठ की चट्टानें भूगर्भ की चट्टानों पर दबाव डालती है। तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि हमारे पास में एक परत है, जैसे ही हमारे पास में नदियाँ क्या करती हैं? इनके ऊपर अलग अलग परतों को क्या करती रहती है? बिछाती रहती है, इसके ऊपर बनाती रहती है। तो जो ये हमारे पास में गर्भ की परत है, इस पर क्या होता है कि हर बार एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है, दबाव पड़ता रहता है। तो इस कारण माना जाता है कि भूगर्भ में अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती है। कि अधिक घनत्व की चट्टानों का पाए जाने का एक कारण ये भी बोला गया है कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है। लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार चट्टानों का एक सीमा के बाद घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या बोला गया? कि हर एक चट्टान का क्या होता है? एक मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ज़्यादा हम नहीं कर सकते? उसके घनत्व को नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए इनका घनत्व इनके स्वयं के लोहे और निकेल जैसे पदार्थों से बने होने के कारण होता है।
तो यानी यहाँ से ये बात दोबारा से हमारे पास में क्या होती है, क्लियर हो जाती है क्या, कि जो भूगर्भ की चट्टानें हैं वो किससे बनी है, लोहे और निकल से बनी है, क्योंकि यही वे भारी पदार्थ है जिनके कारण प्रेशर भी ज़्यादा बन रहा है और क्या होता है, दबाव भी ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तापमान। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे, यानी जो क्रस्ट है उसके नीचे का भाग क्या है हमारे पास में, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। यानी भूपृष्ठ के नीचे कौन सा आता है, भूपृष्ठ के नीचे आता है मेंटल, ऊपर हो जाता है भूपृष्ठ, नीचे आ जाती है मेटल, और जो बीच में बिल्कुल आती है वो हमारे पास में क्या होता है, कोर होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भूपृष्ठ के नीचे वाली परत पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में जरूर है। लेकिन अगर हम कोर की बात करें ना, कि सेंटर की बात करें, तो वो क्या है, इतने ताप के बावजूद, यानी टेम्परेचर आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, और हमें किस तरह से पता चल कैसे पता चला कि एक तो ड्रिलिंग की गई थी, ड्रिलिंग के हिसाब से पता चला कि हमें टेम्परेचर बहुत हाई है, और जो कोयले की खदान में लोग काम करते हैं तो वहाँ से भी हम एक अंदाज़ा मार सकते हैं कि टेम्परेचर जो कोर का रहने वाला है वो कितना ज़्यादा रहने वाला है। बावजूद तरल अवस्था में होने के बजाय ठोस है, क्योंकि इस पर चारों तरफ से क्या बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। तो हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के सोर्स के बारे में जाना और समझा। तो आगे हम इनके सोर्स को और देख लेते हैं, जो कि हमारे पास में उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगों के रूप में रहने वाले हैं, और किस प्रकार से ये सहायक होते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। तो देखिए, ये माना जाता है कि उल्कापिंड जो है ना वो कहीं ना कहीं पृथ्वी जैसे ही होते हैं, उनकी संरचना भी कहीं ना कहीं इनके जैसे ही पाई जाती है। तो माना जाता है कि जिस वक्त ग्रहों का निर्माण हुआ तो ये जो उल्कापिंड थे ना सौरमंडल में दूर दूर तक बिखर गए और किसी प्रकार का ग्रह नहीं बन पाए। तो ये उल्कापिंड भी किसके बने हैं, लोहे और निकेल जैसे भारी तत्वों के बने हुए हैं। तो इसी के से अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी ये तत्व क्या होंगे, जरूर पाए जाएंगे। और उसके बाद में हम देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होते हैं, जो एक सरफेस पे चलती है, एक मेटल पे चलती है, और जो बिल्कुल कोर के अंदर होती है वो हमारे पास में चलती है। कि बस कुछ ही एक ही भूकंपीय तरंग है जो क्या होती है, कोर से निकलती है, और बाकी क्या होती है, कुछ सरफेस पे चलती है और कुछ साइड से छायांकित भाग बनाते हुए क्या होता है, हमारे पास में निकल जाती है। तो हमें इससे पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, ठोस है, द्रव है, या किस अवस्था में पाई जाती है। तो भूकंपीय तरंगे एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको समझने के लिए। तो क्योंकि कोई ठोस से तो कोई तरल तरंग से गुजर सकती है। तो हमने समझा किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित सोर्स के बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो एडवर्ड और स्वेज महोदय का जो मत है, और इन्होंने ये अपना मत कब दिया, 1885 से 1909 के बीच में दिया। तो ये क्या थे, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी का सापेक्षित घनत्व, जो सापेक्षित घनत्व है वो कितना है, 5.5 है, और आंतरिक चट्टान अधिक घनत्व वाले धातुओं की बने होने के कारण ठोस रूप में पाई जाती है। अभी हमने देखा कि जो आंतरिक घनत्व है वो किन के कारण ज़्यादा है, वो चट्टानों के कारण ज़्यादा है। और चट्टानें कौन सी है, निकेल और लोहा। क्योंकि जो प्रेशर है वो एक चट्टानों का प्रेशर है एक वैल्यू से, यानी एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि ठोस रूप में पाई जाती है। तो स्विस के इसी आधार पर चट्टानों को क्या किया, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। और वे 3 भाग कौन से हैं, 3 भाग है हमारे पास में, सियोल, सीमा और नीफे। यानी ये हमारे पास में कोर भाग आ जाता है, ये कैसा भाग आ जाता है, मेटल भाग आ जाता है, और ये जो भूपृष्ठ है यानी क्रस्ट जिसको बोला जाता है, ये हमारे पास में वे भाग आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा एडवर्ड महोदय और स्वेज महोदय का मत कि इन्होंने पृथ्वी को क्या माना है, 3 भागों में बांटा है, और जिनका नेम दिया है सियोल, सीमा और नीफे। चलिए हम इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास में है जो कि एडवर्ड महोदय ने और स्वेज महोदय का जो मत है 1885 और 1909 में दिया गया, तो उसको देखते हैं। इन्होंने बोला सियोल, जो सियोल है ना, तो यहाँ इसी से हमें पता चलता है कि सियोल जो बनी हुई है वो बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों से। और अभी हमने देखा कि जो ऊपरी परत है यानी जो भूपृष्ठ है यानी जो क्रस्ट है
वो कैसे परत से बनी हुई है, हल्के तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए जो इसका सापेक्षिक घनत्व है वो क्या पाया जाता है, 2.75 से 2.9 तक पाया जाता है। और इनके चट्टानों में क्या पाया जाता है, अम्लीयता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, अम्लीयता का गुण पाया जाता है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएगी, अब यहाँ पे देखो, सिलिका पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम पाया जा रहा है और ग्रेनाइट के तत्व भी इसमें पाए जा रहे हैं। तो सभी महाद्वीपों पर इसकी औसत गहराई 500 किलोमीटर से लेकर क्या होती है, 300 किलोमीटर तक हम मानते हैं। उसके बाद में हम इसकी नेक्स्ट जो परत है उसके बारे में देख लेते हैं, सीमा। तो देखो इसका नाम सीमा, तो सी से हम क्या कह सकते हैं, सिलिका, और म इससे क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम। तो ये किससे मिलकर बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है। मध्य की परत है, यानी जो बीच वाली जो मेटल परत है वो पाई जाती है। और इसका घनत्व क्या रहेगा, जो सियोल का घनत्व था 2.90 और 2.75 के बीच में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। तो 2.90 से 4.70 के बीच में रहने वाला है। और इन चट्टानों का जो गुण पाया जाने वाला, वो कैसा गुण पाया जाना है, ये हमारे पास में बेस नेचर की है। और इसमें बेसाल्ट, डोनाइट और एक्लोगाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यानी जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि सिलिका, मैग्नीशियम और ग्रेनाइट पाया जाएगा, और इनमें क्या पाया जाएगा, बेसाल्ट, डोनाइट और एक्लोगाइट की चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें मुख्य जो तत्व है, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम तत्वों के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में ये चट्टान देखी जाती है। उसके बाद में परत को हम देख सकते हैं। उसके बाद में नीफे। तो देखो नीफे कैसे बनी, इस प्रकार से नीफे। तो आपको इसके जो तत्व है ना वो भी याद करने थोड़े इजी हो जाएंगे। नीफे Fe से बनता है, जैसे फेरिक हो गया, और नी से क्या हो जाएगा हमारे पास में, निकेल। तो यानी जो ये परत है ये आंतरिक परत है। और इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता रहती है, सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं वो निकेल और लोहा। और इन्हीं तत्वों के कारण जो ये कोर है इसका घनत्व क्या पाया जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो दोनों धातु अधिक घनत्व के कारण इनका जो सापेक्षित घनत्व है वो क्या होता है, 11 से 12 होता है। और ये पृथ्वी के केंद्र तक क्या है, विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एडवर्ड महोदय के विचारों को देखा और समझा, अब हम देख लेते हैं आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स ने किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को बांटा और वो इनके बारे में क्या बोलते हैं, चलिए। तो जो आर्थर होम्स हैं वे क्या कहते हैं कि होम्स ने बाहरी और मध्य की परतों को मिलाकर भूपृष्ठ का नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने, बाहरी और मध्य, यानी भूपृष्ठ और जो बीच की परत है, यानी इसको और इस परत को दोनों को मिलाकर इन्होंने किसका नाम दिया, इन्होंने नाम दिया इसको क्रस्ट का। यह परत सियोल और सीमा के मिलने से बनी है, यानी जो नीचे वाली परत है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, सीमा और सियोल के मिलने से बनी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अधः स्तर माना गया, यानी जो पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है इसको क्या माना गया, अधः स्तर माना गया है। और जिसका निर्माण सीमा के निचले भाग से होता है, यानी यहाँ तक जो होती है वो क्या आ जाती है हमारे पास में, सीमा आ जाती है। और इसके जो नीचे वाला भाग पाया जाता है वो क्या पाया जाएगा, आंतरिक भाग पाया जाता है। और यह ताप भी भूपृष्ठ से उच्च पाया जाएगा। अभी तो हमने बताया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इन दोनों परतों में जो टेम्परेचर है वो क्या पाया जाएगा, इनसे थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले ये परत बिछी होगी, उसके बाद में ये आया होगा, फिर ये आई होगी, फिर ये आई होगी, फिर ये आई होगी। तो इस प्रकार से परत दर परत क्या होता गया, प्रेशर बढ़ता गया। तो इसीलिए जो नीचे की हमारे पास में इस पे परत पे प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। और अभी हमने सीखा भी, क्या समझा हमने, कि ज़्यादा प्रेशर लगने के कारण चारों रूप से, वैसे तो प्रेशर ज़्यादा होने से ये जो परत है ये कैसी होनी चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, चारों तरफ से होने के कारण जो कोर परत है वो कैसी फॉर्म में पाई जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। और ये कैसी फॉर्म में पाई जाती है, ये हमारे पास में एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास में आर्थर होम्स के हमने विचारों को देखा। और उसके बाद में हम देखते हैं जो R.A. डेली है। तो ये हमारे पास में अलग अलग विचारक है जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो इसीलिए इनकी जो ये इन्होंने लेंथ मानी है या इसका विस्तार मानना है वो सबका अलग अलग हो सकता है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है। जैसे उन्होंने क्या किया था, 3 भागों में बांटा है, किसी ने 2 भागों में बांटा है, तो ये इन्होंने 4 भागों में बांटा है।
अब इन 4 भागों में कौन कौन सा हो सकता है? एक तो लिथोस्फीयर, एक एस्थेनोस्फीयर, एक मेसोस्फीयर और एक स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये अलग अलग इनके 4 भाग हैं। अगर इसको डायग्राम से समझाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम आपके लिए इसका डायग्राम भी बना देते हैं अलग से। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? कठोर ग्रेनाइट और कठोर ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। तो अब देखो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अभी हमने पीछे देखा ना कि ग्रेनाइट कहाँ पाया जा रहा है? ऊपर ऊपर की जो परत है, यानी जो भूपृष्ठ है उसमें क्या पाया जा रहा था? ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जा रही थी। और जो हमारे पास में डेली महोदय हैं, इन्होंने इसका विस्तार माना है 80 किलोमीटर तक माना है, 0 से लेकर। उसके बाद में इन्होंने जो दूसरी परत है उसका नाम दिया एस्थेनोस्फीयर। ये चट्टानें पिघली हुई प्लास्टिक की भांति नरम और 80 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, जिसमें बेसाल्ट और पेरिडोटाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी इसका विस्तार कहाँ पे है? 80 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने जितना भी फैक्ट्स उठाया है वे सब फैक्ट्स कहीं ना कहीं आपके जो भी अलग अलग प्रकार के कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप हमारे साथ में लास्ट तक इसमें बने रहें। तो मेसोस्फीयर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, मेसोस्फीयर। और ये चट्टान 350 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और इसमें अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर आ जाती है। तो ये कहाँ है? 1200 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के कोर तक पाई जाती है और जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है? सॉरी, इसका जो घनत्व है वो 8 से अधिक है। अभी हमने जो पीछे एडवर्ड महोदय का विचार देखा, उन्होंने ये जो घनत्व था ये कितना माना था? ये माना था 11 और 12 के बीच के अंदर माना, लेकिन दिल्ली महोदय ने इसको क्या माना है? 8 से अधिक माना है। तो इसीलिए, और जो स्टार्टिंग में वैसे अगर देखा जाए तो इसको 5.5 भी माना गया। तो सभी ने अपने अलग अलग विचार क्या किए हैं, इसके ऊपर प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम R.A. डेली के विचारों जो थे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करते हैं? बाय डायग्राम भी समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से क्या रहने वाला है। तो इन्होंने क्या किया है? जो पृथ्वी की संरचना है उसको क्या किया? 4 भागों में बांटा है। तो देखिए 4 भाग कौन से हैं? जो पहला भाग है वो कौन सा था? लिथोस्फीयर, यानी यहाँ तक। अब ये जो लिथोस्फीयर है इसकी रेंज इन्होंने कितनी थी? इनकी रेंज दी थी इन्होंने 0 से 80 किलोमीटर तक जो पाया जाने वाला है वो कौन सा पाया जाना है? लिथोस्फीयर पाया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने आगे माना है एस्थेनोस्फीयर। तो अब ये देखिए ये जो परत है ऑरेंज कलर वाले, इसको इन्होंने क्या माना है? एस्थेनोस्फीयर माना है। और इसकी जो इन्होंने रेंज बताई है वो क्या बताई है? 80 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक इन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद में जो इनकी तीसरी परत रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? मेसोस्फीयर रहने वाली है। और मेसोस्फीयर को इन्होंने माना है 350 किलोमीटर से लेकर आगे, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इनको 1200 किलोमीटर की इन्होंने इसके बारे में रेंज को बताया। और उसके बाद में मेसोस्फीयर से लेकर आगे कोर तक जो माना गया है वो किसको माना गया है? आगे स्ट्रेटोस्फीयर को माना गया। और ये जो रहने वाली है 1200 किलोमीटर से लेकर इन्होंने आगे कोर तक जो भी रहने वाली है इसको इन्होंने माना है। और इसके बारे में इन्होंने पहले बता दिया कि ये जो है थोड़े सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनसे बनी हुई है, जो ऊपर वाली परत है वो थोड़े हल्के तत्वों से या ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि अलग अलग विचारकों के क्या विचार रहने वाले हैं। तो लेकिन जो सबसे मेन रोल प्ले करती है और आज तक हमें जानने के अंदर जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं किसने दी है हमें? वो मिली है हमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत विस्तारित रूप में समझा है, बहुत अच्छे रूप में समझा है। तो चलिए भूकंपीय तरंगें क्या कहती हैं और उनको भी हम क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अभी 3 भाग कौन कौन से? ऊपर वाला क्रस्ट, भूप्रवार यानी मेंटल, और नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? भूक्रोड यानी कोर। यानी अंदर वाला हमारे पास में क्या आ जाएगा? भू कोर आ जाएगा। ये वाली जो परत है ये क्या आ जाएगी? क्रस्ट आ जाएगी। और बीच वाली जो परत है वो कौन सी आ जाएगी? मेंटल आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा है। चलिए अब हम क्या करते हैं? भूपृष्ठ, भूप्रवार और जो कोर है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा
जो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, उसके ऊपर एक होलिस्टिक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए कि अगर इस टॉपिक से कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, सहजता से क्या कर सकें, उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो इसीलिए हमने जो फैक्ट रखे हैं वो कम भी रखे हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसे फैक्ट को उठाया गया है हमारी इस वीडियो के अंदर जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है। तो चलिए आज अब हम देख लेते हैं भूपृष्ठ के बारे में, जो क्रस्ट है वो क्या रहने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझें। तो ये क्या है, ये पृथ्वी की बिल्कुल ऊपरी परत है, यानी जो ऊपर वाली परत है उस, तो इसीलिए इसे को क्या कहा जाता है, सियोल भी कहा जाता है। तो अब देखिए इसको क्या क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, भूपृष्ठ बोला जाता है, सियोल भी बोला जाता है। तो आप इसमें नेम से पजल ना हो जाए। तो देखो सियोल, सी से क्या होगा, सिल्का, और आगे क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम। तो सियोल, तो इसके नाम से हम थोड़ा अंदाजा मार सकते हैं इसमें कौन कौन से पार्टिकल पाए जाएंगे। एक तो सिल्का, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है शायद भूपृष्ठ के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पार्टिकल है, फिर लोहा और एल्यूमिनियम। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसे सियोल भी कहते हैं। यह सिल्का, ऑक्सीजन, लोहा और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, जिसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे 8 से 45 किलोमीटर तक रहने वाली है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा एक अलग विचार हमें देखने को मिल रहा है ना, लेकिन जबकि महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर तक भी रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो क्रस्ट है, यानी जो ऊपर वाली परत है, ये वाली परत है, हम मान लेते हैं, तो इसकी जो रेंज रहने वाली है ना, तो रेंज क्या रहने वाली है, 8 से 45 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहने वाली है। तो अब कहेंगे ये कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते जाएंगे तो इसकी रेंज क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और इसमें अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। अब अवसादी चट्टानें कौन सी होती है कि जो नदियां होती हैं वो क्या करती रहती है, ऊपर इनके ऊपर जो तत्व है वो फ्लो करती रहती है, बिछाती रहती है। तो भूकंपीय तरंगों में अंतर के आधार पर पुनः इनको क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट सकते हैं भूपृष्ठ को। तो वे 2 भाग कौन से, एक तो ऊपरी भूपृष्ठ और एक निचली भूपरपट्टी। तो ऊपरी भूपरपट्टी की रेंज क्या रहने वाली है और इसमें क्या कुछ ऐड किया गया है। तो ये क्या है, धरातल के नीचे अवसादों के ठीक नीचे है, घनत्व रखा है 2.8 इन्होंने, ठोस अवस्था में, आपको भी पता होगा ठोस अवस्था में, अगर नहीं पता तो एक जगह से खोदना स्टार्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको भी ये ठोस अवस्था में है। और यहाँ पर जो सबसे पहुँचने वाली तरंग है, जो भूकंपीय तरंग है, वो कौन सी पहुँचती है, पी तरंग पहुँचती है। और जो इसकी गति रहती है वो क्या रहती है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। और इस भाग की जो चट्टानें हैं वो अम्लीय नेचर की होती है। तो अभी हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो क्रस्ट है उसकी जो नेचर है वो कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, और उसके जो नीचे पाई जाती है, सीमा पाई जाती है, और उसकी क्या है, हमारे पास में एक क्षारीय प्रकृति की चट्टानें पाई जाती है। तो अभी हमने ऊपर वाली परपट्टी के बारे में क्या पढ़ा, यहाँ पे पी चट्टानें पाई जाती है, पी तरंगे, भूकंपीय तरंगे चलती है। रेंज क्या रहने वाले, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और जो घनत्व है इनका वो क्या रहने वाला है, 2.8 रहने वाला है। अवसादों से मिलकर बनी है और हर बार नए अवसाद इसके ऊपर जमा हो जाते हैं और निचले वाली परतों पर क्या बनाने लग जाते हैं, ये आगे प्रेशर बनाने लगते हैं। और साथ में ये अम्लीय प्रकृति की भी रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं निचली भूपरपट्टी। तो इस परत की मोटाई 45 से 100 किलोमीटर है। इसका घनत्व 3.0 है, यानी ऊपर वाली से थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाएगा क्योंकि हमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा पाया जाएगा। और यह आंशिक रूप से तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी जो सीमा चट्टान है ना, सीमा उतनी तरल अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन हल्की फुल्की थोड़ी सी तरल अवस्था में पाई जाती है। और इस परत की चट्टानें क्षारीय प्रकृति की होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपरी तथा निचली भूपरपट्टी के बीच घनत्व संबंधी विभिन्नता को क्या कहा जाता है, कोनराड संबंधता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ऊपरी परत है और जो निचली परत है इनके बीच की जो रहने वाली है इसको क्या बोला जाता है, कोनराड संबंधता के नाम से भी जाना जाता है। तो सामान्य रूप से भूकंप इसी मंडल के अंदर आते हैं, यानी जो ये ऊपर वाली परत है इसी के बीच के अंदर क्या होता है, भूकंप आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन सी भूकंपीय तरंगे चलती है, यहाँ पे चलती है पी भूकंपीय तरंगे, और जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और ये क्या होता है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे चलती है। तो हमने समझा किसके बारे में, भूपृष्ठ के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट के माध्यम से और बहुत कुछ जानने का हमने प्रयास किया। तो आगे हम देखते हैं मेटल के बारे में। जो भी हमारे पास में मेटल रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो इसका नाम भूपरवार से भी जान सकते हैं, सीमा भी बुलाते हैं और मेटल के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये परत क्या होगी, ये परत जो है बिल्कुल भूपरपट्टी के नीचे वाली जो परत होगी
उसको हम क्या कह सकते हैं, आगे मेंटल के नाम से जान सकते हैं। इसे परिवार या मेंटल के नाम से जाना जाता है। और जो मोह असंबद्धता द्वारा करष्ट से अलग होती है। तो सपोज करिए कि अभी हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये ऊपरी भूप्रपट्टी थी, ये निचली भूप्रपट्टी थी। इन दोनों के जो बीच में असंबद्धता पाई जाती है वो कौन सी थी, वो थी कोनराड। ओके, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसके बीच की बात करूं, भूप्रपट्टी और जो निचली हमारे पास में भूपृष्ठ थी, इन दोनों के बीच की असंबद्धता है, उसके बीच को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोह असंबद्धता। तो ये इससे क्या होती है, अलग होती है। तो ये परत हमारे पास में एक अलग हो जाएगी, ये परत निचली भूप्रपट्टी हो जाएगी, ये ऊपर वाली परत हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, मेटल की ऊपरी परत मानी जाएगी। ओके, तो यह करस्ट से अलग होती है। अब भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली जो परत है वो क्या है, मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई कितनी मानी गई है, लगभग 2900 किलोमीटर। ओके, और यह ठोस है, लेकिन उसके ऊपर वाले की मोटाई कितनी मानी गई थी, 8 से, देखिए बताइए कितनी मानी गई थी। तो चलिए हम देख लेते हैं, 8 से 45 किलोमीटर की रेंज में उसको क्या माना गया था, देखिए 8 से 45 किलोमीटर के बीच में माना गया था। और जो निचली भूप्रपट्टी के बीच में घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कोनराड संबंधता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो चलिए अब हम दोबारा देख लेते हैं हमारी मेंटल के बारे में। तो इसमें क्या होगा, इससे P और S दोनों प्रकार की तरंगे तीव्र गति से पारगमन करती है। तो यानी जो ऊपर वाली परत थी, भूप्रपट्टी थी, अब ये जो भूप्रपट्टी है, यहाँ से कौन सी तरंग निकलती है, भूकंपीय। तो यहाँ से केवल एक P भूकंपीय तरंग निकलती है, और जो 6.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे निकलती है। और मेंटल के ऊपरी भाग का जो घनत्व रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 2.9 रहने वाला है, और उनका क्या था, 2.8 और 2.7 के बीच में था। और निचले भाग का जो घनत्व, यानी जो इसके नीचे का जो भाग आ जाएगा, मेंटल के नीचे का भाग, जो ये वाला भाग है, यानी जो कहीं ना कहीं कोर से या नीफे परत से जाके जुड़ेगा, उसका जो घनत्व रहने वाला है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह अधिक कठोर घनत्व वाले चट्टानों द्वारा बनी हुई है। कौन सी चट्टान पाई जाएगी, इसमें कठोर पाई जाएगी। और इसे मध्य मंडल और दुर्बल मंडल में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। यानी अब देखिए वही चीज़ दोबारा से हमारे पास में आ जाती है कि ये मोह असंबद्धता आ जाती, ये मान लीजिए ये मोह असंबद्धता है, ये ऊपरी भाग है किसका, मेंटल का, और इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को हम बोलेंगे आगे दुर्बल मंडल बोलते हैं। तो ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाएगा, दुर्बल मंडल, और ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से जो रैपिडी असंबद्धता के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी जैसे अभी हमने थोड़ा देखा कि भूपृष्ठ को जो अलग करती है वो कौन सी है, कोनराड। ओके, अब ये कौन सी है, ये भूपृष्ठ है, यानी करस्ट। और भूपृष्ठ और जो मेंटल को अलग करती है उसको क्या नाम दिया गया, मोह असंबद्धता नाम दिया गया। और जो मेंटल की परत को अलग करती है, यानी ये ऊपरी परत और ये कौन सी, निचली परत, तो इसको क्या नाम दिया गया है, इसको जो नाम दिया गया अभी हमने देखा, इसका नाम क्या है, रैपिडी असंबद्धता के नाम से इसको जाना जाता है। तो निचली मेंटल परत मध्य मंडल के नाम से जानी जाती है, यानी जो निचली परत है ये वाली, तो इसको क्या माना जाता है, इसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। निचली मेंटल तथा बाहरी कोर से भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। निचली मेंटल तथा बाह्य कोर, अब देखिए हम कहाँ तक आ गए थे, हम यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगी, इसके बाद में जो है ये क्या स्टार्ट हो जाएगी, ये कोर स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास में, कोर। अब जिस प्रकार से क्या था, इन दोनों को जो अलग कर रही थी तो वो कौन सी थी, मोह। और मेंटल और कोर को जो अलग कर रही है उसको क्या कहेंगे हम, गुटेनबर्ग, क्या कहेंगे हम उसको, गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से भी इनको हम जानेंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कोर रहने वाली है। चलिए अब हम कोर को देख लेते हैं। तो यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक, यह पृथ्वी का क्या रहने वाला है, सबसे एक आंतरिक भाग रहने वाला है, जिसका विस्तार
2900 किलोमीटर से, यानी 2900 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक जाएगा, पृथ्वी की कोर तक, और पृथ्वी का कोर कहाँ तक, 5150 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो पी तरंगों के वेग में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ एस तरंगें लुप्त हो जाती है और पी तरंगों के वेग में थोड़ी कमी आ जाती है। तो इससे पता चलता है कि कोर की बाह्य सीमा तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी जो ऊपरी परत है वो कैसी पाई जाएगी, वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और लिक्विड फॉर्म में हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो पी वेव है, जो पी तरंगे हैं, उनके वेग में क्या आ जाती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो जिससे यह पता चलता है कि कोर का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस है। बाहरी व आंतरिक कोर के मध्य असंगति को क्या कहा जाता है, लयमन असंबद्धता भी कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जाना, किसके बारे में, भूपृष्ठ के बारे में और इनके असंबद्धताओं के बारे में हमने थोड़ा जाना समझा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वीडियो के बीच में ही बताया तो ये थोड़ा सा होजपोज सा हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको थोड़ा समझाते हैं अच्छे ढंग से और सबको अलग अलग से डिफ़ाइन करते हैं। तो चलिए देखिए हम कि किस प्रकार से इनको अलग अलग से डिफ़ाइन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो ऊपर वाली भूपृष्ठ थे, तो इसको क्या बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। ओके, तो दो भाग में कौन सी आ गई, एक तो ऊपरी क्या आ गई, एक तो ऊपरी भूपृष्ठ आ गई और एक कौन सी आ गई, निचली जो थी भूपृष्ठ वो आ गई। कौन कौन सी, एक तो ऊपर वाली और एक कौन सी, नीचे वाली भूपृष्ठ इसके अंदर आ गई। जो ऊपर वाली भूपृष्ठ है वो क्या रहने वाली है, 8 से लेकर 45 किलोमीटर की रेंज तक रहने वाली है। पी तरंगे दौड़ेगी 6.1 किलोमीटर की रेंज से दौड़ेगी और जो इसका घनत्व है वो कितना रहने वाला था, 2.8 रहने वाला था। और नेचर कैसा रहने वाला है इसका नेचर एसिडिक नेचर रहने वाला है। तो हमने अभी तक इतना इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में क्योंकि मैं आपको रिकैप्चुलेट करा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से थोड़ी ही मतलब इसके अंदर समझ आ जाए। अब उसके बाद निचली जो भूपृष्ठ है वो क्या है, वो रहने वाली है 45 से 100 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है। ओके, 45 से 100 किलोमीटर रहने वाली है। जो घनत्व रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, इसका 3 रहने वाला है। ओके, और जो इसका नेचर रहने वाला है वो इसका नेचर बेसिक रहने वाला है, यानी ये थोड़ी सारी प्रकृति की हो जाती है। अभी हमने देखा कि जो इन दोनों परत को क्या करता है, अलग करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक अलग कलर से शो करते हैं। जो इन दोनों परत के बीच में रहने वाला है, यानी ये जो असंबद्धता है जो इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे और इसको हम क्या समझेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो जैसा कि हमने बोला कि ऊपरी परत, ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ जो दोनों को अलग करेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता के नाम से हम उसको जानेंगे। जो इसके नीचे हमारे पास में आएगी, जो इसके नीचे आएगी उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं हम मेंटल बोलते हैं। यानी ये कौन सी है, ये जो है ये मेंटल की ऊपरी परत है। कौन सी है ये ऊपरी परत है। और इसी के नीचे क्या पाया जाएगा, मेंटल की एक निचली परत भी पाई जाएगी। मेंटल की कौन सी परत पाई जाएगी, आगे एक निचली परत भी पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में जानने से पहले थोड़ा अलग सा जान लेते हैं कि जिस प्रकार से ऊपरी परत और निचली परत को क्या किया गया, थोड़ा सा अलग ढंग से दिखाया गया है। भाई असंबद्धता अलग है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी तो हम थोड़ा एक अलग कलर से क्या करते हैं, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ को क्या किया, कोनराड असंबद्धता ने अलग किया, तो उसी प्रकार से भूपृष्ठ और किसको, मेंटल को जो अलग करेगा, भूपृष्ठ और जो मेंटल को अलग करेगा उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो अभी हमने जैसे उसके बारे में पढ़ा, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं मोह असंबद्धता के नाम से। यानी इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी, कोनराड, और इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी, मोह पाई जाएगी। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बारीकी से तो नहीं देखेंगे क्योंकि बारीकी से हम पढ़ चुके हैं, और वैसे ही हम देख लेते हैं।
इसके बीच में जो चलती है तरंगे वो चलती है पी और एस। ओके, और जो इसकी रेंज रहने वाली है वो रेंज क्या रहने वाली है, रेंज इसकी 2900 किलोमीटर तक रहने वाली है। यानी ये ऊपरी और निचली परत जो दोनों की हैं वो क्या रेंज रहने वाले हैं, 2900 किलोमीटर तक इनकी रेंज रहने वाली है। और इन दोनों परत को जो अलग करता है, और जो निचली परत है ना, ये जो निचली परत है इसको क्या बोला जाता है, निचली परत को मध्य मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको मध्य मंडल बोला जाता है। और इन दोनों को जो अलग करता है, यानी ऊपरी और निचली मेंटल को जो अलग करता है, मैं उसको एक थोड़ा एक अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए अच्छे से। इन दोनों को जो अलग करेगा तो उसका हम क्या नाम दे सकते हैं, ऊपरी परत और जो निचली परत को अलग करते हैं तो उसका नाम देते हैं हम रेपिटी असंबद्धता। क्या नाम देते हैं इसको, इसका नाम देते हैं हम आगे रेपिटी असंबद्धता। और जो निचली परत है उसका जो घनत्व रहने वाला है, जो इसका घनत्व है वो कितना है, वो 5.5 तक रहने वाला है। घनत्व कितना रहने वाला है, 5.5 तक। और जो निचली ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो तो रहने वाला है हमारे पास में 3.9। ओके, और जो निचली परत है उसका जो घनत्व रहने वाला है वो कितना रहने वाला है हमारे पास में 5.5 तक रहने वाला है। अब देखिए क्या हो गया, हमारे पास में ऊपरी जो भूपृष्ठ है वो आ गई है, और ये जो रहने वाली है ये क्या आ गई है, मेंटल आ गई है। तो इनके बीच में अब इनके नीचे जो एक परत आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी कोर। वो कौन सी आएगी, कोर। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ऊपरी कोर। और ये कौन सी आ जाएगी, ये हमारे पास में बन जाएगी निचली कोर। ठीक है जी, ऊपरी कोर और निचली कोर हमारे पास में अलग अलग बन जाएगी। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से इन सब को अलग करते आ रहे हैं तो क्या इनको भी किसी ने अलग नहीं किया होगा, हाँ जी जरूर अलग किया होगा। किसको, मध्य मंडल और ऊपरी कोर को। तो इनको जो ये अलग कर रहा है ये वाला, तो मैंने इसका एक अलग कलर से आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो आप देख सकते हैं। तो इनको जो अलग कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ये कौन सी थी, ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया तो दोबारा लिख देते हैं इसको। ये थी हमारे पास में कौन सी, कोनराड असंबद्धता। ये कौन सी थी, ये थी मोहो। कौन सी, मोहो असंबद्धता। ठीक है जी। अब ऊपरी कोर और निचली कोर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो ऊपरी कोर है ये कैसी फॉर्म में पाई जाती है, ये जो फॉर्म है इसकी ये थोड़ी सॉलिड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है इसकी, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। और ये जो परत है, जो इसकी रेंज है कोर की, वो रेंज क्या रहने वाली है, रेंज रहने वाली है 2900 से लेकर 2900 से लेकर कोर तक ये पाई जाती है। क्योंकि 51-50 तक तो हमारे पास में क्या जाती है, जो PS तरंग है वो जाती है। और इन दोनों को क्योंकि अभी तक हमने देखा, जितना भी हमने इसके बारे में समझा, तो क्या कर रहे हैं, सभी को कोई ना कोई परत अलग कर रही है। तो इसको भी तो किसी ना किसी परत ने अलग किया होगा ना, कोई ना कोई असंबद्धता इनके बीच में भी रही होगी। तो देखिए कौन सी, जो कोर हमारे पास में ऊपरी परत और निचली परत रहने वाली है, उस कोर को जो अलग किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, लेहमन असंबद्धता के द्वारा अलग किया जा रहा है। तो ये जो था अभी तक हमने पूरा का पूरा समझा और देखा। अगर आप चाहें तो इसकी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अंदर आपका लगभग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व की प्रधानता है, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाए जाता है। और आपने देखा होगा कि ये सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कई बार हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र बंधुओं से सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी भूपृष्ठ है, जो ऊपर वाली भूप्रपट्टी है, जो क्या रहने वाली थी, 8 से 45 किलोमीटर रहने वाली थी।
और एसिडिक प्रवृत्ति की रहने वाली थी। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें बार बार आ रही है तो आपको लगभग याद भी हो गई होगी। और भूपृष्ठ और इसको अलग करने वाली असमंदता का नाम क्या था? कॉनरोड असमंदता के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है वो प्रधानता पाई जाती है किसकी? ऑक्सीजन की। और कितनी पाई जाती है? 46.60। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो पाया जाएगा वो सिलिकॉन पाया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम पाया जाएगा। तो हमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाले 3 तो याद होने ही होने चाहिए। लेकिन अगर इनका क्रम याद हो जाए, क्योंकि कई बार हमसे क्या पूछ लिया जाता है, इनको क्रम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रम की कितनी प्रधानता पाई जाती है, उसको सही ढंग से अरेंज कीजिए। बट इतना थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है? 8.13, ये पाया जाएगा 27.70। उसके बाद में आयरन यानी जो लोहा है वो 5 तक पाया जाता है। उसकी अबंडेंस पाई जाती है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। और उसके बाद में थोड़े बहुत अलग जो तत्व आ जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? 0.85 के हिसाब से पाए जाएंगे, उसमें बाकी सब के सब आ जाते हैं। चलिए, अभी हमने इनके बारे में देखा और अभी जो मैंने समझाया पूरा का पूरा किन के बीच में क्या पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, जो अभी मैंने अपनी तरफ से आपको बनाकर समझाया। आप परेशान हो गए होंगे इससे कि अभी तक हमें इसी के बारे में बार बार पढ़ाया जा रहा है कि ये जो बताया इसी को मैंने क्या किया, दोबारा से आपको एक डायग्राम से दिखाने का प्रयास किया कि आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉनराड कहाँ है, मो संबद्धता कहाँ पे है और किस प्रकार की इसके अंदर परत पाई जाएगी। जो ये दिखाया गया है ये इनके बीच की क्या है, हमारे पास में असंबद्धता दिखाई गई है। ये इस साइड से, ये आगे कोर है, ये ठोस है, सॉलिड है, भाई क्यों है और ऐसा, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बताने का प्रयास किया है। और ये कोर कहाँ तक माना गया है? 6371 किलोमीटर तक माना गया है। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। उसके बाद में जो भी अभी असंबद्धता बताई हमने आपको, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनकी मोटाई क्या रहती है, रेंज क्या रहती है और किन किन के बीच में पाई जाती है। क्योंकि अभी तक तो हमने बाय डायग्राम समझाया, अब आप थोड़ा और देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको बहुत सहजता से, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो कोनार्ड असंबद्धता किसके बीच में? भूपरपट्टी और निचली पट्टी के बीच में पाई जाती है। 5 से 10 किलोमीटर की गहराई होती है इसकी, और कोनार्ड असंबद्धता बोला जाता है। मोह किसके बीच में पाया जाएगा? निचली भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में पाया जाएगा, लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर, और मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब रेपिटी तो लगभग आपको मेरे बिना बताए ही इनके बारे में, सबके बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ऊपर जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन किया। और रेपिटी कहाँ पाई जाती है? 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। निचली मेंटल के मध्य में स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेपिटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो लास्ट रहने वाली है गुटेनबर्ग, ये कहाँ पाई जाती है? ये है निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में पाई जाती है, और इसको गुटेन असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में लेमन असंबद्धता, ये किस में पाई जाएगी? बाहरी कोर और आंतरिक कोर के जो मध्य में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? 5100 या 5150 के हम बीच में बोल सकते हैं। गहराई पर स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लेमन असंबद्धता बोला जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में क्या था हमारे पास में आज की हमारी वीडियो, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो थी। ये लास्ट वीडियो, ये लास्ट स्लाइड रहने वाली थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित क्वेरी है तो आप हमारे इस ईमेल के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, और या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार विमर्श हमें दे सकते हैं। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए।